ग्राफिकल मैथड से अगर वर्क डन निकालना हो तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व. So next part is kinetic energy. We say energy possessed by body by virtue of its motion is kinetic energy. Energy possessed by body और मैथमेटिकली इसको हम कह सकते हैं कि वर्क डन टू प्रोवाइड मोशन टू द बॉडी. कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है उसको 0 से V तक लेके जाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. और मैथमेटिकली वर्क डन speed to the body or work done to increase speed from 0 to V. So that work done will be stored in the form of kinetic energy. अब दो केस हो सकते हैं, work done by constant force और work done by variable force. अगर हम constant force लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट पे है. इनिशियली रेस्ट पे एंड इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस s. Its final speed becomes v. And when constant force acts on it, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम सेम डायरेक्शन में लेंगे तो वर्क डन इज f डॉट s. सो fs cos 0. If initially say point A हो गया, ये point B हो गया. If initially body is at rest at point A, constant force Fx to produce displacement in the direction of force. वर्क डन विल बी, अगर एफ और एस की सेम डायरेक्शन लिया तो दिस विल बी एफ एस कॉस 0. वर्क डन इज एफ एस कॉस 0. एफ एस कॉस 0 एफ को हम लिख सकते हैं कि बिकॉज हम फोर्स लगा रहे हैं तो एफ कैन बी रिटन एज m into a into s. ऑल्सो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी. एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी एंड इट्स गिवन बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट में. If body starts from rest,
तो u0 है, u0 है means a is equals to v square by 2s. तो work done is m into v square by 2s. So ये जो हमने work done किया, this will be stored in the form of kinetic energy. So this work done is stored in the form of so you can say E is equals to half mv square. क्लियर है कि हमने फोर्स लगाई है, फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट s. तो पहले हमने वर्क डन निकाल लिया, वर्क डन इज fs cos 0 बिकॉज हम थीटा को 0 ले रहे हैं यहाँ पे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में. फोर्स को लिख दिया m न्यूटन सेकंड लॉ और a की वैल्यू पुट कर दी बिकॉज इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी. u को 0 पुट करोगे तो a विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2s. a की वैल्यू यहाँ डाल दो v स्क्वायर बाय 2s, s कैंसिल हो जाएगा एंड जो भी वर्क डन आएगा दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. क्लियर है डेरिवेशन? अब अगर वेरिएबल फोर्स लेते केस वही है कि बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स जो एक्ट कर रही है वो वेरिएबल एक्ट कर रही है. ये कांस्टेंट नहीं है. बॉडी को आपने डिस्प्लेस किया थ्रू s डिस्टेंस. यहां तक आते आते बॉडी ने वेलोसिटी एक्वायर कर ली भी. डिफरेंस इतना है कि अब हम सीधा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, हमें पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट को नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. सो अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ यहाँ पे ds और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज f. तो वर्क डन इज f डॉट ds. टोटल वर्क डन निकालना है तो इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे. So we say that if initially body is at rest and variable force acts to increase speed from 0 to v. अब वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds in direction of force. dw is equals to, because in direction of force है तो you can say this is f ds cos 0. f is m dv by dt. क्लियर है स्टेप ये? बिकॉज f को m में लिख सकते हो and a can be written as dv by dt. You can also write this as m into ds by dt into dv. सिर्फ इंटरचेंज कर दिया मैंने, dv इधर लिख दिया, ds इधर लिख दिया. ठीक है स्टेप? ds by dt is velocity. It becomes dw is equals to
MVDV। अगर आपने किसी को बताना है MVDV क्या है, ये कौन सा वर्क डन है, फिजिकली इसका मतलब क्या है कि वर्क डन इज MVDV। This is basically work done to increase the speed of body from v to v plus dv। ऑलरेडी अगर वेलोसिटी v है उसको dv बढ़ाना है तो ये वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब इसका जो फिजिकल मीनिंग होता है dw is work done v to v plus dv। अच्छा, अगर इस कंसेप्ट से मैं पूछूं 0 से v तक स्पीड बढ़ाने के लिए वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा या v से 2v? अगर मेरे को थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ानी है dv तो वर्क डन इस पे डिपेंड कर रहा है कि पहले है कितनी स्पीड। तो अगर 0 से v बढ़ानी है तो वर्क डन कम करना पड़ेगा बिकॉज वहां पे ऑलरेडी स्पीड कम है। v से 2v बढ़ानी है तो वर्क डन ज्यादा होगा, 2v से 3v करना है तो वर्क डन और ज्यादा होगा। सो वर्क डन बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि अगर मेरे को थोड़ी सी स्पीड dv बढ़ानी है तो उसका इनिशियल स्पीड है कितना, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है। इनिशियल मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वर्क डन उतना ज्यादा करना पड़ेगा। कि जैसे आप कार भी चलाते हो तो जब उसको पेडल को आप प्रेस करोगे सो वो 0 से 10 तक जल्दी पहुंचेगी, 10 से 20 थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 100 से 110 बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज ऑलरेडी उसके पास स्पीड है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि स्पीड बढ़ाने से पहले मोमेंटम ऑलरेडी कितना है। तो ये तो वर्क डन आ गया टू इंक्रीज स्पीड बाय स्मॉल अमाउंट। टोटल वर्क डन निकालना है तो हमने 0 से v बढ़ाना था, देखते तो mv में v तो 0 आ जाएगा, फिर dv 0 तो आ जाएगा। 0 से dv बढ़ाने में सबसे कम वर्क डन होएगा ना। तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे ना, एक्सेलरेट करेंगे तो 0 से थोड़ा सा तो पहले वर्क डन करना पड़ेगा ना। ये तो v से v प्लस dv का वर्क डन है, 0 से dv का वर्क डन नहीं है। ओके सर। सो 0 से v तक स्पीड बढ़ानी है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। v रेज़ टू पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लिमिट 0 से v दैट मींस m/2 और half mv square and this work done will be stored in the form of kinetic energy। can say E is equals to half of v square। अब यहाँ से इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी हम रिलेशन बना सकते हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम लिखना होगा। Because we get EK is equals to, this can also be written as m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड, m स्क्वायर v स्क्वायर इज m स्क्वायर v स्क्वायर, so momentum का स्क्वायर because you can write it as kinetic energy and momentum are related as that Ek is equals to this also implies that momentum is equals to under root 2m Ek। अगर मैं ग्राफ बोलूं काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का कैसा बनेगा,
काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का ग्राफ। E प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? पैराबोला। क्लियर है डेरिवेशन? इसमें देखो कुछ है पूछने वाला तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स दोनों से निकाला। क्लियर है ये? सर ये जो इंटीग्रेट करके वो हाफ एम बी स्क्वायर आया था वो हमेशा उसके लिए है ना कि अगर जीरो से करना हो तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ही यही होती है, वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम 0 टू v। u से v की काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। ओके सर। सर तो चेंज निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला लगा सकते फिर u से v करना पड़ेगा इंटीग्रेट। सर वो MVdv से नहीं रहेगा? MVdv से ही तो होएगा, सिर्फ लिमिट्स ही तो बदलनी है। यस। पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है इसका? mgh। अच्छा mgh, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh तो हमेशा कौन सी mgh कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो -gm1m2/r भी होती है। तो दोनों में से कौन सा सही है? हमने एक डेरिवेशन ग्रेविटेशन में की थी, किसमें की है? तो दोनों में फर्क क्यों है? वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज -gmm/r। इस चैप्टर में निकाली सरफेस पे 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh कब होगी? जब हम सरफेस को रेफरेंस लेवल ले। नहीं, और भी कुछ। सरफेस को रेफरेंस लेवल लूँ तो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगी। अगर मैं सरफेस को रेफरेंस मानता हूँ तो मैं कह सकता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगी हमेशा। हमने जब ग्रेविटेशन में न्यूमेरिकल किया, हमने सरफेस से ही बॉडी को प्रोजेक्ट किया था इन्फिनिटी तक या किसी भी डिस्टेंस तक, तो उसमें तो हम mgh यूज ही नहीं करते थे। ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब सरफेस को रेफरेंस मानना है और हाइट स्मॉल है, बिकॉज हम स्मॉल जी को कांस्टेंट ले रहे हैं। अगर जी हाइट के साथ वेरी करेगी तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ तब तक ही लगना है जब तक हम जी को कांस्टेंट मान रहे हैं, स्मॉल जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। और आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद हाइट एज वेल एज डेप्थ। तो इसे फॉर्मूला तभी लग सकता है जब आप जी को कांस्टेंट मान रहे हो। जब जी को वेरिएबल मानोगे तो ये फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे। पहले तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फिर डेफिनेशन क्या लिखे? पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी possessed by body by virtue of its position। उसमें बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड आ सकती है। सिमिलरली आपने ग्रेविटेशन में निकाली, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी निकालेंगे। तो इसे एनर्जी possessed by body by virtue of its position is potential energy।
एंड अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे is energy possessed by body by virtue of its position ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अब पोटेंशियल एनर्जी हम कब कैलकुलेट करेंगे जब फोर्सेस कंजर्वेटिव है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी थी? कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी थी जिसमें The work done is not path dependent. work done is not path dependent. There is if work done by force does not depend on path forward. हम आगे जाके इसको डिफाइन भी करेंगे इस चैप्टर में। work done by force मैथमेटिकली अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वी कैन से कि अगर मेरे पास एक बॉडी है जो सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ी है उसको यहाँ से हाइट एच तक लेके जाना है। तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम सरफेस। सरफेस को हम मान लेंगे रेफरेंस लेवल है हमारा। सरफेस से हाइट एच तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा। अब अगर मैं बॉडी को जीरो एक्सेलरेशन से लेके जाना चाहता हूँ, जीरो एक्सेलरेशन पे लेके जाना चाहता हूँ तो एटलीस्ट कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको उठाने के लिए, जितना इसका वेट है। तो अगर मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालूं तो कितना आएगा एज इट मूव्स अप। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बन रहा है 180 का, बिकॉज फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स और बॉडी को लेके जा रहे हो अपवर्ड्स। तो वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव माइनस mgh। बिकॉज अगर हम इसको कांस्टेंट मानते हैं, और ये फॉर्मूला तभी लगना है जब आप g को कांस्टेंट मानते हो, मतलब फॉर स्मॉल हाइट्स ओनली। तो अगर आप इसको यहाँ से इस पॉइंट तक लेके आए तो वर्क डन वी कैन से दैट इट्स f डॉट s, f is cos 180 या माइनस fs, और f की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज माइनस mgh। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं इट्स वर्क डन टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, मेरे को अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी? अपवर्ड। इसके कारण जो वर्क डन होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो वी से दैट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी to move
body from. सरफेस ऑफ अर्थ, इसको हम रेफरेंस लेवल ले रहे हैं. रेफरेंस लेवल मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 and without acceleration. Work done will be F is mg, S is h. तो ये जो वर्क डन किया दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा mgh ही होता है या माइनस mgh भी हो सकता है? स्मॉल हाइट्स के लिए अगर बॉडी की हाइट बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है या पोटेंशियल एनर्जी कम भी हो सकती है? h बढ़ाने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम भी हो सकती है? सोचो. क्वेश्चन रिपीट करना एक बार. हाइट बढ़ाने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम भी हो सकती है? रेफरेंस ग्राउंड को लिया कह तो रहा हूं. बढ़ेगी सर. कम नहीं हो सकती? हो सकती है. मैं ज्यादा हाइट कह ही नहीं रहा. एक बॉडी को ग्राउंड से उठाया 2 मीटर पे पहुंच गई, वो ग्राउंड से 2 मीटर तक गई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है कम हुई है? बढ़ी है. कम नहीं हो सकती. कुछ याद रहता है जो क्लास में बताया होता है? मेरे हाथ में हीलियम बलून है, मैंने इसको छोड़ा, ये किधर जाएगा? ऊपर. अपने आप जाएगा? आप कुछ कर रहे हो? अपने आप तो इसके ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है? कम होता है. तो आप कह रहे थे ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, तो अब मेरे को जनरलाइज करो, कब बढ़ेगी कब कम होगी? पेन में और हीलियम बलून में फर्क क्या है? पेन पे ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? डाउनवर्ड्स. और बलून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है अपवर्ड, क्योंकि अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा है. अपथ्रस्ट इज आल्सो काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड लग रही है तो उसके ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो उसके नीचे जाने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. इसके लिए अगर फॉर्मूला mgh है तो बलून के लिए माइनस mgh हो जाएगा. तो हमेशा ऐसे रट्टा मत मारो कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ने से बढ़ेगी. दैट डिपेंड्स कि उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही थी. बलून पे अपवर्ड फोर्स लग रही थी तो उसके ऊपर जाने से एनर्जी कम होनी है. So this work done is equals to तो आप कह सकते हो U is mgh. If पहली बात, और surface of earth is reference level. दूसरी कंडीशन, h is assumed to be small so that g is constant. And gravitational force acts in downward direction.
You can remember it as a point. For helium balloon released from surface of Earth. Potential energy decreases with increase in height. क्लियर है सबको? तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालनी है वी ऑलवेज फाइंड वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स. Whatever work done against conservative force to move from reference position to the new position, that will be the potential energy. So generalize अगर मैं लिखूँ इसको, is work done against conservative force to move from reference position to the new position. ठीक है, इसको आप ये ऐसे याद रख लो. Change in potential energies work against conservative force and work done by conservative force is minus delta U. कि work done against conservative force is delta U, work done against conservative force is minus delta, conservative force is minus delta U. समझ आया ये सारा? नेक्स्ट इज अगर आप मेरे को स्प्रिंग की एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग. क्योंकि हमने रेफरेंस पोजीशन से न्यू पोजीशन तक ले जाने का वर्क डन निकालना है, तो पहले रेफरेंस पोजीशन एज्यूम करनी पड़ेगी. मैं मान लेता हूं कि जब स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं है और कंप्रेस्ड भी नहीं है, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है. मैंने एक स्प्रिंग लिया जिसकी लेंथ नेचुरल लेंथ L0 है, और ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है. रेफरेंस पोजीशन मतलब यहाँ पे हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान ली जीरो. अब मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है व्हेन इट्स कंप्रेस्ड बाय S0. इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो ये कंप्रेस्ड कितना है? x0. तो इस पोजीशन से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. अब जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूं
तो बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन ले ली मैंने, जब ये x कंप्रेस्ड है, अगर ये x कंप्रेस्ड है, मैंने इसको कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी और किस डायरेक्शन में? kx, और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी इस स्प्रिंग फोर्स की, नेगेटिव साइन मिलेगा बिकॉज मैं डायरेक्शन मार्क कर रहा हूं। तो मेरे को अगर इसको थोड़ा सा और कंप्रेस करना है dx, मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में Fa, और ये कितनी होगी? ये भी kx, एटलीस्ट इसके इक्वल। तो वर्क डन बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल है? फोर्स कांस्टेंट वेरिएबल है, वेरिएबल है तो पहले हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो हम ले रहे हैं कि व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, व्हेन स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, it is assumed as रेफरेंस लेवल, तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान ली 0। When it is compressed by distance x, restoring force in spring is यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि डायरेक्शन ऑफ Fs इज ऑपोजिट टू x। To compress the spring further, the small displacement dx, Fa is equals to kx should be applied. Work done for small displacement. टोटल वर्क डन निकालना है तो x वेरीज फ्रॉम, x क्या था इसमें? चेंज इन लेंथ। इनिशियली चेंज इन लेंथ कितनी है? 0, और फाइनल चेंज इन लेंथ इज x नॉट। सो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x नॉट। as x changes from इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ के x नॉट स्क्वायर।
and this work done will be stored in the form of potential energy. Yeah, also work done against conservative forces, as U1 is 0, so work done is half kx naught square. अगर मैं अप्लाइड फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाता हूं, तो ऐसे बनता स्ट्रेट लाइन। जब चेंज इन लेंथ x नॉट है तो फोर्सेस kx नॉट, एरिया अंडर द ग्राफ कितना होगा? एरिया अंडर द ग्राफ हाफ इनटू area under force displacement graph is work done, so half kx naught square. So graphically भी कर सकते थे कि half kx naught square is work done. अगर potential energy और x का ग्राफ बनाओगे तो it will be of this shape, again parabolic. माइनस एक्स नॉट है तो भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, स्ट्रेच किया तो भी। यही बनेगा ग्राफ इसका। ठीक है यहाँ तक? सर ये W is equal to U2 minus U1 एक बार फिर से बता दो। अभी मैंने पिछले पेज पे क्या लिखा था? Work done by conservative forces against conservative forces delta U. Yes sir. डेल्टा U क्या होता है? Change in potential energy. तो यही मैं यूज कर रहा हूँ कि U2 minus U1 is work done against conservative force. ओके सर। सर इस वाली डेरिवेशन में हमने ऊपर वो विदाउट एक्सेलरेशन को लिखा है, वो विद एक्सेलरेशन। बिकॉज एक्सेलरेशन लोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी ना, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। तो हमने बहुत धीरे धीरे लेके आना है कि वेलोसिटी नहीं देनी, सिर्फ स्प्रिंग को कंप्रेस ही करना है। बिकॉज हम लेते हैं कि जो वर्क डन है वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, तो अगर आप उसको एक्सेलरेशन दोगे तो कुछ वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, यहाँ तक पढ़ के देखो अभी।